हेलो फ्रेंड्स, यूनिफाई स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पृथ्वी और आकाश, जो कि एक विज्ञान विषय का टॉपिक है, इसका पहला भाग लेकर आए हैं। और आप सभी जानते हैं कि पृथ्वी और आकाश है, उसके अलावा एक हमारा सौरमंडल है और उसमें बहुत सारे ग्रह भी हैं और उपग्रह भी हैं। तो इन सभी के बारे में हम आज जानेंगे इस भाग में। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सौर परिवार क्या होता है। तो जो हमारा सूर्य है उसके चारों ओर बहुत सारे ग्रह उपग्रह जो हैं वो चक्कर लगा रहे हैं। अब जो सूर्य है और उसके चारों ओर जो पिंड चक्कर लगा रहे हैं वो किसी वजह से तो जुड़े हुए ही हैं आपस में। वो जिस बल के द्वारा जुड़े हुए हैं उसे हम गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। अब वो सूर्य की जो परिक्रमा करते हैं वो गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा ही करते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से वो अपनी कक्षा से बाहर नहीं भाग पाते हैं और वो सूर्य से जुड़े हुए एक निश्चित पथ पर गतिमान रहते हैं। तो जो सूर्य है, चंद्रमा है, पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी और जो अन्य ग्रह हैं और क्षुद्र ग्रह, लघु ग्रह हैं, तो इन सब से मिलके एक फैमिली बनती है जो कि ग्रहों की फैमिली होती है और वो सूर्य की ही एक तरीके से फैमिली है। तो इनके परिवार को हम सौर परिवार बोलेंगे। इसे हम आम भाषा में सौर परिवार कह देते हैं और नहीं तो इसका जो एक वैज्ञानिक नाम है वो है सौर मंडल। हम इसे विज्ञान की भाषा में सौर मंडल का नाम देते हैं। अब बात करते हैं सभी ग्रह की। तो जो सभी ग्रह हैं जैसे बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, और इसके अलावा कुछ छोटे ग्रह हैं, लघु ग्रह हैं, जो कि इन्हीं की कक्षाओं के बीच में होते हैं, जिन्हें हम आंखों से नहीं देख सकते। ये ग्रह जो हैं ये बहुत ही छोटे होते हैं। तो जो हैं लघु ग्रह, जिन्हें हम क्षुद्र ग्रह भी कह देते हैं। इसके अलावा पुच्छल तारे हैं और पुच्छल तारों के अलावा जो उल्काएं पिंड हैं। तो ये सभी जो हैं वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं और एक निश्चित समय अंतराल पे चक्कर लगाते रहते हैं। हम बात करते हैं कि जो सूर्य है उसके चारों ओर कई सारे पिंड या ग्रह कहते हैं, जो ग्रह चक्कर लगा रहे हैं वो एक कक्षा में चक्कर लगा रहे हैं और वो एक लाइन में होते हैं। एक लाइन में मतलब एक कक्षा, उनकी अलग अलग कक्षाएं होती हैं और वो अपनी कक्षा में ही सूर्य के चक्कर लगाते रहते हैं। अगर बात करें कि सूर्य के जो निकट के चार ग्रह हैं जैसे कि बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, इनको हम पार्थिव ग्रह की संज्ञा देते हैं। अब पार्थिव ग्रह इसलिए कहते हैं क्योंकि जो इनकी संरचना है वो कुछ ना कुछ हद तक पृथ्वी के समान ही होती है। तो इस वजह से इनको हम पार्थिव ग्रह का नाम भी दे देते हैं। अगर हम जो ये पार्थिव ग्रह हैं इनके लक्षणों की बात करें तो इनके लक्षणों में जो इनकी पतली परत होती है वो भी पृथ्वी के समान है और इसमें लोहे और मैग्नीशियम काफी ज्यादा पाया जाता है यहाँ पर। और इनकी जो पिछली धातुओं का जो क्रोड होता है वो भी पृथ्वी से लगभग मिलता जुलता ही है, तो इसलिए इन्हें हम पार्थिव ग्रह कह देते हैं। अगर हम बात करें कि जो ये ग्रह हैं जो पृथ्वी से मिलती जुलती संरचना के हैं, इनके जो उपग्रह होते हैं वो भी बहुत ही कम होते हैं। जैसे कि पृथ्वी का सिर्फ एक ही उपग्रह है जिसका नाम है चंद्रमा। तो ऐसे ही अगर हम बुध की बात करें तो बुध का जो है वो कोई भी उपग्रह नहीं है। तो इसी प्रकार जैसे पृथ्वी का सिर्फ एक ही उपग्रह है चंद्रमा, तो इन ग्रहों के उपग्रह कम ही होते हैं। अगर हम सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी का वर्णन करें या उसे हम किससे नापते हैं या उसे क्या कहते हैं, तो जो सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी है उसे हम खगोलीय दूरी कहते हैं। अब खगोलीय दूरी को किस मात्रक से मापते हैं, तो वो जो मात्रक है उसे हम प्रकाश वर्ष कहते हैं। खगोलीय दूरी का मात्रक प्रकाश वर्ष होता है। बात करें खगोलीय दूरी जो हम प्रकाश वर्ष में मापते हैं, तो एक प्रकाश वर्ष को हम कितने मीटर में बदल सकते हैं,
तो जब एक प्रकाश वर्ष होता है वो करीब 9.46 इंटू 10⁻² मीटर या 9.46 गुणा 10⁻² मीटर होता है। तो ये इसकी जो परिवर्तन है एक प्रकाश वर्ष का मीटर में है। बात करें हम कि मंगल ग्रह की जो कक्षा है, ये आपका मंगल ग्रह है और इसकी कक्षा के बाहर के जितने ग्रह हैं जैसे जुपिटर है, सैटर्न है, यूरेनस है, नेपच्यून और प्लूटो को हम क्षुद्र ग्रह कहते हैं, जो कि ग्रहों की श्रेणी से सन 2006 के आसपास निकाल दिया गया। तो अब हमारे जो कुल ग्रह हैं वो कुल 8 ही हैं। तो जो मार्स है यानी मंगल ग्रह है, उसके आगे का जितना जुपिटर है, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, ये जो ग्रह हैं ये सूर्य से बहुत दूर होते हैं और दूर होने के कारण ही ये सभी गैसीय ग्रह कहलाते हैं। अब गैसीय ग्रह ये इसलिए हैं क्योंकि यहाँ पर कोई सतह नहीं पाई जाती है, यहाँ सिर्फ और सिर्फ गैस ही पाई जाती है। और इन ग्रहों के जो हैं एक लक्षण ये भी है कि इन ग्रहों के बहुत सारे उपग्रह होते हैं। जैसे बृहस्पति की अगर हम बात करें तो बृहस्पति में करीब 12 उपग्रह होते हैं और शनि के करीब 10 उपग्रह हैं। वहीं यूरेनस की बात करें तो यूरेनस में 5 ग्रह हैं और नेपच्यून के 2 उपग्रह हैं। अगर मंगल और बृहस्पति ग्रह के जो बीच का स्थान है, उनके बीच के स्थान में छोटे छोटे पिंड रहते हैं। ये जैसे पिंड घूम रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं, ये जो छोटे छोटे पिंड होते हैं इन्हें ही हम क्षुद्र ग्रह या लघु ग्रह कह देते हैं। अगर हम बात करें प्लूटो की, तो जो प्लूटो है उसे किस सन में बाहर निकाला गया ग्रह की श्रेणी से, उससे पहले प्लूटो भी हमारी ग्रह की श्रेणी में आता था, जिसकी वजह से हमारे 9 ग्रह हुआ करते थे, लेकिन अब हम उन्हें सिर्फ और सिर्फ पृथ्वी सहित 8 ग्रह रह गए हैं। तो सन 2006 में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ की जो बैठक हुई थी उसमें खगोलविदों ने प्लूटो को ग्रह की श्रेणी में न रखने का फैसला किया और उस दिन से प्लूटो को क्षुद्र ग्रह में डाल दिया गया और ये जो हमारे ग्रह हैं वो 8 रह गए। अगर हम बात करें सौर मंडल की, तो जो सौर मंडल है उसको ग्रहों के अनुसार छोटे छोटे भागों में डिवाइड कर सकते हैं। पहले हम बात करते हैं स्थलीय ग्रह या पार्थिव ग्रह। पार्थिव ग्रह हम बता चुके हैं कि जो पृथ्वी से मिलते जुलते जिन ग्रहों के गुण हैं वही पार्थिव ग्रह हैं। तो पार्थिव ग्रह में पहला है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। अब हम बात दूसरा जो भाग आएगा उसमें आते हैं क्षुद्र ग्रह बेल्ट। तो जो क्षुद्र ग्रह बेल्ट है उसे हम इस प्रकार से देखते हैं कि ये मंगल और बृहस्पति के बीच में ये जो छोटी सी या छोटे छोटे ग्रह घूम रहे हैं, ये राउंड राउंड, इन्हीं को हम क्षुद्र ग्रह कहते हैं और ये एक बेल्ट के रूप में घूमते हैं, इसलिए इन्हें हम क्षुद्र ग्रह की बेल्ट बोल देते हैं या क्षुद्र ग्रह बेल्ट बोल सकते हैं। अगर हम तीसरे भाग की बात करें विशाल गैसीय ग्रह, तो जो विशाल गैसीय ग्रह हैं जो मंगल के बाद गैसीय रूप में मिलते हैं सारे, क्योंकि ये सूर्य से काफी दूर होते हैं और सिर्फ स्थल रूप में नहीं होते, ये सिर्फ और सिर्फ गैस के रूप में पाए जाते हैं। तो पहले हम बात करते हैं विशाल गैसीय ग्रह में बृहस्पति, दूसरा आता है शनि, तीसरा अरुण और चौथा है वरुण। ये हो गए चारों विशाल गैसीय। हम बात करें कुइपर बेल्ट की, तो कुइपर बेल्ट में पहले आता है आपका प्लूटो, दूसरे नंबर पे है होमिया, मैकमैक, लघु अवधि धूमकेतु। तो ये जो है ये कुइपर बेल्ट है जिसके अंदर ये नेपच्यून के आगे की जो कक्षा है उनमें पूरे ये छोटे छोटे से धूमकेतु, मैकमैक, होमिया, प्लूटो, ये सब जो है ये कुइपर बेल्ट में आ जाते हैं, कुइपर बेल्ट में। और ये जो है क्षुद्र ग्रह के रूप में पाए जाते हैं। आगे हम बात करें गैलेक्सी की, तो जो गैलेक्सी है वो सौरमंडल पूरा एक गैलेक्सी का भाग है। हमारा जो सौरमंडल है वो एक गैलेक्सी का भाग है जिसे हम आकाशगंगा भी कहते हैं और इस आकाशगंगा का जो व्यास है वो करीब 1 लाख प्रकाश वर्ष के बराबर है।
एक प्रकाश वर्ष हम बता चुके हैं कि 9.46 इंटू 10⁻² मीटर होता है। तो ये इसका जो व्यास है करीब 1 लाख प्रकाश वर्ष के बराबर है। अब बात करते हैं कि इस आकाश गंगा में कितने तारे होंगे। तो इस आकाश गंगा में कि लगभग, अभी ये सिर्फ एक राउंड फिगर है, वैसे बहुत सारे होंगे, लेकिन जो राउंड फिगर साइंटिस्ट के द्वारा लगाया गया है उसके अनुसार 100 अरब तारे हैं इस आकाश गंगा में। अगर बात करें कि जो सूर्य है वो कहाँ पर रहता है, तो जो ये सूर्य है वो आकाश गंगा के एक सिरे पर स्थित है। और सूर्य जो है वो इस आकाश गंगा का एक तारा है, क्योंकि सूर्य में खुद एक अपना प्रकाश होता है। जो तारे होते हैं वो अपनी ऊर्जा का उत्पादन स्वयं करते हैं, और जो ग्रह हैं वो तारों के प्रकाश से चमकते हैं। जैसे कि हमारा तारा है सूर्य, और सूर्य से जो चमकने वाले हैं वो ग्रह होते हैं, जिन्हें हम बृहस्पति, पृथ्वी, सब पर जो प्रकाश जाता है, इन सब पर सूर्य से प्रकाश जाता है। जो सूर्य है वो सबसे ज्यादा तप्त गैसों का एक गोला है, और सूर्य में जो 4 प्रोटॉन हैं, हाइड्रोजन के परमाणु नाभिक होते हैं, ये संयोग करके हीलियम का एक नाभिक बनाते हैं। अगर हम नाभिकीय संलयन की बात करें, क्योंकि सूर्य में यही होता है कि वो जो हाइड्रोजन प्रोटॉन है वो मिलकर प्रकाश देते हैं या उसी से गैस बनाते हैं। तो जो अधिकांश तारे होते हैं उनमें जो ऊर्जा का उत्पादन होता है वो नाभिकीय संलयन अभिक्रिया के द्वारा ही होता है। जब संलयन की क्रिया समाप्त हो जाती है तो वो तारा नष्ट हो जाता है, या हम कह सकते हैं कि तारे की मृत्यु हो जाती है। जो सभी तारे हैं वो अपना प्रकाश और गर्मी होती है उन सभी तारों में, जैसे कि सूर्य में भी पाई जाती है, उसमें स्वयं का प्रकाश है, स्वयं की गर्मी है, और सूर्य की गर्मी से ही पृथ्वी पर प्रकाश और गर्मी रहती है। हम बात करें कि हीलियम के जो नाभिक हैं उसका द्रव्यमान और प्रोटॉन के संयोजित द्रव्यमान से कुछ कम होता है। जो हीलियम के नाभिक का द्रव्यमान है और जब प्रोटॉन के संयोजित द्रव्यमान मिलते हैं तो उनसे कुछ कम होता है, और इस प्रक्रम में द्रव्यमान का क्षय हो जाता है, यानी कि जो द्रव्यमान है वो कम हो जाता है, या कुछ जो द्रव्यमान है वो नष्ट हो जाता है। अगर आइंस्टीन के समीकरण, जो आइंस्टीन थे साइंटिस्ट, उन्होंने ये बताया था कि अगर द्रव्यमान का क्षय हो रहा है तो वो दूसरा भाग उसका एनर्जी के रूप में बन रहा है। तो उन्होंने इसके लिए एक समीकरण दिया था जिसको कहते हैं हम E बराबर mc²। तो इस समीकरण के अनुसार जब द्रव्यमान का क्षय होगा तो जितने द्रव्यमान क्षय होगा उसी अनुपात में ऊर्जा E उत्पन्न होती है। और इसमें उन्होंने जो E बराबर mc² था, इसमें जो m है वो द्रव्यमान को प्रकट करता है और जो c है वो प्रकाश की चाल को दर्शाता है। तो जो ये सूत्र समीकरण है ये E बराबर mc² के अनुसार द्रव्यमान का क्षय होता है और वो ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। तो इस वीडियो में आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।